अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। और बिल आखिर सेनेट में वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश कर दिया और इसके अंदर जो है कुछ 22 नुकात हैं और 5 ऐसी तरमीम भी हैं जो JUI ने रिकमेंड की हैं, और वो शरई अदालत, इस्लामी नज़रियाती कौंसल और सूद से मुतल्लिक जो शरई अदालत के फ़ैसले थे उनके निफाज से मुतल्लिक हैं। और इसमें जो सबसे अहम तरीन 3-4 चीज़ें हैं, उसमें एक तो इस तरमीम के पास होने के बाद पाकिस्तान में सीनियर तरीन जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा। यानी कि इस वक्त जो जस्टिस मंसूर अली शाह बनाया जा सकता है, लेकिन इस वक्त के असूल को चेंज किया गया है कि अब वो 3 का पैनल होगा, सीनियर तरीन जो 3 जजेस हैं, और उनमें से एक जज का इंतखाब जो है वो पार्लिमानी कमेटी करेगी जो 12 रुकनी होगी। 8 मेंबर्स नेशनल असम्बली से, 4 सेनेट से होंगे और उनमें से जो 8 अरकान जिस एक जज के हक में वोट देंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। तो ये तरीक़ाकार बदल दिया गया और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, ये हम बात करेंगे। और दूसरा अहम मामला जो है कि वो जो वफाकी आइनी अदालत के क़याम से बात शुरू हुई थी और अब जो है कि आइनी बेंच होंगे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी, और सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी बेंच होगा उसकी तश्कील के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पहले 9 रुकनी होता था, उसमें चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, एक रिटायर्ड जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा। इसके अलावा अब 4 मज़ीद अरकान 2 सेनेट से और 2 नेशनल असम्बली से लिए जाएंगे और इस तरह से ये अब 13 रुकनी कमीशन होगा। ये टाइम टू टाइम बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होंगे उस पर यह फैसला करेगा कि इसमें 5 जजेस जो हैं वो कौन से होने हैं, और हर केस टू ये अलग से फैसले किया करेंगे। इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में या अदलिया के अंदर मुदाखलत है। और इसके अलावा भी कुछ और तरमीम है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त हमें शुएब शाहीन साहब ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, सियासत भी, इलेक्शन भी लड़ा। शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जो ये तरमीम आ गई हैं, एक तो पहला नुक्ता नज़र तो अली ज़फ़र साहब ने भी फ्लोर के ऊपर PTI का अपना बता दिया कि क्यों PTI जो है कि इस प्रोसेस में शरीक रही, पार्लिमानी जो कमेटी थी उसमें भी शरीक रही, लेकिन अब वोटिंग प्रोसेस और इस सारे से जो अलग हो गया, उन्होंने 2-3 बड़ी रीज़न्स भी बताई हैं। ये बताएं कि इन तरमीम को बतौर वकील आप जब देखते हैं तो फिर कैसे समझते हैं कि वाकई इससे एक तवाज़ुन कायम होगा, और जो बात की जा रही थी लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से जी कि चीफ जस्टिस साहबान अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते रहे 184 का 199 का भी हाई कोर्ट के अंदर, तो इससे एक तवाज़ुन कायम हो रहा है या समझते हैं कि तवाज़ुन मज़ीद ख़राब होगा? देखिए, पहले तो बेसिक चीज़ें आप समझ लें कि ये इलेजिटिमेट असम्बली है, इसको हक नहीं है कि ये कोई भी तरमीम पास कर सके, इस तरह ही तरमीम। नंबर 2, नेशनल असम्बली अभी इनकम्प्लीट है, मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं आया, लिहाजा इस नेशनल असम्बली के पास कोई भी आईनी तरमीम का हक हासिल नहीं है। 23 नशिस्तें खाली हैं अभी वहाँ। तीसरी बात यह है कि मखसूस नशिस्तों का अभी तक फैसला आने के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तीसरी बात यह है कि सेनेट की अभी इनकम्प्लीट है क्योंकि KP का इलेक्शन अभी तक नहीं हुआ, तो लिहाजा ये 3 मेन वजूहात हैं। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो ये है कि मुझे बताएं कि अगर किसी की बच्ची को, किसी की बेटी को, किसी सेनेटर को, किसी नेशनल असम्बली के मेंबर को अगवा करके, तशद्दुद करके या लालच देकर अगर उनको लाया जाए तो ये क्या आईनी तरमीम होगी? उसके ऊपर ज़बरदस्ती का तो निकाह नहीं हो सकता, तलाक नहीं हो सकती, चीज़ जाए कि ये 25 करोड़ आवाम के हुकूक का सौदा करने जा रहे हैं, तो लिहाजा इस लिहाज से ही मुमकिन नहीं है। और आखिरी बात ये कि मुझे बता दें कि अगर बेंच ही इन्होंने बनाना है तो फिर फैसले भी ये खुद कर लें। ये बदमाशी है, ये बेईमानी है, और ये चूँकि इलेक्शन फ्रॉड और इलेक्शन की जो करप्ट प्रैक्टिसेस इन्होंने की है उसको बचाना है, अपने मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को बचाना है, अपनी सारी बेईमानियों के लिए इनको कैंगरू कोर्ट्स चाहिए अपनी मर्जी के, ताकि जज चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का बनाएं। और फिर उसके अंदर बेईमानी देखें ना, क्या लिखा है उसके अंदर। वो ये लिखा है कि जनाब अगर कोई फर्ज करो तीसरे वाले को बनाए और अगर वो इनकार कर दे तो जो नेक्स्ट सीनियर होगा उसको हम लेकर आएंगे। अच्छा, अगर 3 में से आपने बनाना है, फर्ज करो आपने पहले को बना दिया, तीसरे को बनाया, वो कहता है जी मैं नहीं बनना चाहता, तो आप दूसरे को आप उठाएं। अगर दूसरा कहता है मैं नहीं बनना चाहता, पहले को लें। वो इससे ये लगता है कि पहले 2 को बनाना नहीं चाहते। बेईमानी आप इनको देखें, इनकी बेईमानी ये है कि जनाब जो 3 में से जो इनकार करेगा, जो नेक्स्ट सीनियर होगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब है आपने इंडिकेशन बता दी है कि हमने तीसरे को उठाना है, अगर तीसरे ने इनकार कर दिया हम चौथे की तरफ चले जाएंगे। ये हर हाल में ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर अटैक है, ये कैंगरू कोर्ट्स बनाने के मुतरादिफ है।
ये किसी सूरत बैलेंस पैदा करने के मुतरादिफ नहीं है। इन्होंने अपने हाथ में सारा जुडिशल कमीशन, अपने हाथ में पार्लिमानी कमेटी, अपने हाथ में सारी चीजें रख के ये तासुर बनाना चाह रहे हैं कि जी हम बैलेंस पैदा करने जा रहे हैं। ये सिवाय बेईमानी के, धोखे के, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसको आईनी तरमीम ना कहें, इसको आर्मी तरमीम कहें। जी अच्छा, इसमें एक बता दें कि ये जो 3 का आपने तस्करा कर दिया कि अभी हाई कोर्ट में भी हमने देखा कुछ अर्सा पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की तकरीर थी तो वहाँ पर भी उन्होंने 3-3 के पैनल बनाए थे, और इसी तरह से सिंध हाई कोर्ट में भी 3 के नाम आए, और फिर सिंध में तो सीनियर मोस्ट को ही गालबन अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में वहाँ पर भी 2 को छोड़कर तीसरे नंबर पे जस्टिस नीलम साहिबा थी, उनको भी चीफ जस्टिस बनाया गया। ये एक इन प्रिंसिपल ये असूल ठीक है? अब चलें फोर्थ पे ना जाएं, पहले 3 में से ही किसी एक को कर लें। इन प्रिंसिपल ठीक है? आप समझते हैं कि इससे ज़रा ज़्यादा शफाफियत या इससे जहाँ पे सीनियरिटी के साथ मेरिट, अहलियत, काबिलियत, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं? नहीं सर, मैं इसको इसलिए दुरुस्त नहीं समझता कि देखें हमने 76 साल लगा के एक सीनियरिटी के प्रिंसिपल को डिटरमिन किया, डिफाइन किया। इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि जब आपने चीफ जस्टिस बनाने का अख्तियार ही एग्जीक्यूटिव के हाथ में या पार्लियामेंटेरियंस के हाथ में दे दिया तो बीच में जो कमीशन तो निकल गया। हाँ, जुडिशल कमीशन जो इस वक्त एस्टैब्लिश हुआ है वो जब हाई कोर्ट के जजेस के लिए ये आइन में नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट होगा, लेकिन 99% वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल ही चलता है, और हम उसमें भी सीनियरिटी के प्रिंसिपल के कायल हैं कि सीनियरिटी इसलिए कि आपने जजेस को फिर लालच दे रहे हैं कि वो आपके पीछे आए, वो आपके हक में फैसला करें और अपनी लॉबिंग करें और अपने आप को चीफ जस्टिस बनवाएं। दैट इज द एक्चुअल काज कि जिसकी वजह से इसमें खराबियां पैदा होती हैं, और खराबियों से बचने के लिए हमने इन प्रिंसिपल, आपको याद होगा कि हमने हमेशा से नेक्स्ट चीफ जस्टिस, और सभी को पता होगा कि भाई इसकी इतनी एज है, 65 पे रिटायर हो जाएगा, कोई 1 महीने के लिए बने या 1 साल के लिए बने या 2 साल के लिए बने, एक सिस्टम है, उसके मुताबिक आपने चलना है। अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को 1 दफा वायलेट कर दिया, या 1 दफा नहीं 2 दफा वायलेट कर दिया, या पहली दफा वायलेट कर दिया, तो फिर ये ना खत्म होने वाला सिलसिला होगा। ये बेईमानी का या ये नाइंसाफी की बुनियादें कायम करेगा। हर बंदा इस दौड़ में रहेगा कि इनकी गवर्नमेंट के हक में फैसले करें ताकि इनके लिए मौका मिल जाए चीफ जस्टिस बनने का, क्योंकि आपने एक लालच भी दे दी, एक डर खौफ भी पैदा कर दिया कि जो जज इंडिपेंडेंटली फैसले करेगा तो वो उनकी निगाह में अच्छा जज तस्वर नहीं होगा। मंसूर शाह का कसूर क्या है? उसने ये मखसूस रिश्तों वाला फैसला दे दिया 12 जुलाई को। उससे पहले तो यही मंसूर शाह इनकी आंख का तारा था, वो इनसे अच्छा जज कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहतरीन एक इंटेलेक्चुअली ये पूरी दुनिया में बड़े और बेहतरीन जजेस में से उसका शुमार होता है। लेकिन आप एक कॉम्पिटेंट जज को हटा के सिर्फ इसलिए उसको निशाना बनाना चाहते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट जज है, और उसकी जगह पे ऐसा जज लाना चाहते हैं, कोई भी हो, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो उनकी नज़र में कमज़ोर जज होगा या उनके हाथ में फैसला करेगा। दैट इज़ रॉन्ग, और ये नहीं होना चाहिए। और इन हरकतों से और इन चीज़ों से इदारा नुकसान में जाएगा, निज़ाम इंसाफ को नुकसान होगा, और ये इंसाफ के निज़ाम पे हमला होगा। ये जो मुद्दत कर रहे हैं कि 3 साल होगी या 65 साल रिटायरमेंट उम्र होगी, जो भी पहले हो गया, ये गालबन जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस वक्त भी शुरू में शायद ऐसा ही था, फिर बाद में उसको तब्दील किया गया था कि 3 साल या 65 साल में से 2 भी पहले हो गया तो वो रिटायर हो जाएगा। तो आप समझते हैं ये असूल ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल ये भी गलत है। देखें, बात यह है कि एक जज, चीफ जस्टिस के पास क्या पावर होती है सिवाय इसके को एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स रखता है। तो आप चीफ जस्टिस को उठा के काजी फाइसा जैसे नाइंसाफी करने वाले जजेस को आप ऊपर लाना चाहते हैं, और उनको 3 साल के लिए मुसल्लत भी फिर साथ करना चाहते हैं, ताकि आपकी बेईमानियों को पूछने वाला भी ना हो और पीछे से आने वाले जो जजेस हैं वो बीच में से रिटायर हो जाए। ये इनका टोटल मकसद है। ये बिल्कुल गलत है। जिसका जो राइट बनता है, जिसकी जितनी एज है, उसी हिसाब से एक सिस्टम चलना चाहिए। आप इदारों को मजबूत करें, ना कि शख्सियात को। ये टाइम फिक्स करने का मतलब शख्सियात को मजबूत करना है। आप इदारों को मजबूत करेंगे तो जो जुडिशरी मजबूत होगी, वो जो अपने टाइम पे 65 ईयर्स तक पहुंचेगा वो अपना टाइम गुजारेगा और उसके बाद वो रिटायर हो जाएगा। इस हिसाब से तो किसी को भी 3 साल से ज्यादा नहीं मिलने। अगर मंसूर शाह आता है तो 3 साल बाद वैसे रिटायर हो जाएगा, लेकिन इन्होंने जस्टिस एजाज साहब, अगर एजाजुल हसन साहब अगर रिजाइन ना करते तो 1 साल के लिए उन्होंने बनना था, 2 साल के लिए मंसूर शाह ने बनना था, उसके बाद हर एक का 1-1 साल है। तो जो ये करने जा रहे हैं, इससे बहुत सारे जजेस का हक मारा जाएगा,
बहुत सारे जजेस को सुपरसीड होना पड़ेगा, बहुत सारे जजेस चीफ जस्टिस बने बगैर रिटायर हो जाएंगे। ये सारी खराबी है, ये खराबी की बुनियाद इनकी बदनीयती है, बंदों को उठाया जाना। मुझे बता दें 25 से पहले ये चेंज करना क्यों जरूरी है, मुझे बताएं। नया चीफ जस्टिस है, उनको आने दें। उसके बाद जब भी कुछ आईनी तरमीम इस तरह होती है कि अभी तक किसी के पास मुसवदा नहीं है, 10 मिनट के अंदर, घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, जिस तरह वो पुलिस वाले लाए हैं अभी मैंगल साहब के सेनेटर्स को 2 को, और जिस तरह बाकी लोगों को लाया जा रहा है, आपके सामने मैंगल साहब चीख चिल्ला रहे हैं, और वो जिस तरह पुलिस की कस्टडी में आ रहे हैं बंदे, वो एक बीमार आदमी है, एक खातून है, और जिस तरह पुलिस उनको प्रोटेक्ट करके ला रही है, या प्रोटेक्ट करके या अगवा करके ला रही है, इस तरीके से कभी आईनी तरामीम हुआ करती हैं। ये सिवाय बदमाशी के या मार्शलाई हरकतों के और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि दुनिया के किसी और खित्ते में, किसी और मुल्क में ऐसी प्रैक्टिस है कि जहाँ पे बेंचेस की तश्कील जो है कि वो जजेस के साथ जो है कि वो अटॉर्नी जनरल या लॉ मिनिस्टर या पार्लियामेंटेरियन मिलकर जो है कि जजेस के बेंचेस की तश्कील का काम जो है वो करेंगे? कहीं और ऐसी प्रैक्टिस कोई एग्जांपल मिलती है आपको? देखिए, पूरी दुनिया में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। पूरी दुनिया में फॉर्म 47 का भी कोई निज़ाम नहीं है कि जो 1-1 लाख वोटों से हारे हुए हैं उनको उठा करके यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए, कठपुतलियों को। इतना बुरा निज़ाम मकबूजा कश्मीर में नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जो मोदी की पार्टी के लोग थे वो हार गए इलेक्शन। अगर वहाँ वो 2 नंबरी एस्टैब्लिशमेंट इतनी अपने आप को नेकेड कर चुकी है, इतना एक्सपोज कर चुकी है, और इन बेईमानों को मुसल्लत करने के बाद इन कठपुतलियों की जिसके पास ये आईन ये तरमीम करेंगे जो हारे हुए हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, तारिक फजल यहाँ से 1 लाख से 1,05,000 मैंने रिपोर्ट लिए हैं, जो आधे वोट भी नहीं ले पाया उसको उठा करके नेशनल असेंबली में चीफ व्हिप बना दिया, वो अब तरमीमें कराएगा। वो इन कठपुतलियों को, इन बेईमानों को जिनको जेल में होना चाहिए, वो उठा करके मुल्क के 25 करोड़ आवाम का फैसला करने लगे हैं। इन बेईमानों से, इन कठपुतलियों को जिन्होंने मुसल्लत किया है हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने, वो एक आंख के इशारे पे, उनके एक आंख के इशारे पे नाचना शुरू कर देते हैं। इनकी हैसियत क्या है? अच्छा, शुएब साहब ये बताएं कि एक ज़माना था कि हमारी बार एसोसिएशन या लीगल फ्रेटर्निटी बड़ी मुतहर्रिक किरदार अदा करती रही है। माजी के अंदर भी बेशुमार ऐसे मौके हुए जब भी किसी ताले आज़मा ने या किसी और ने भी अदलिया के ऊपर अटैक या कोई ऐसा काम करना चाहा तो वकला हरावल दस्ता रहे थे। इस सारी सूरत हाल में तो हमें आपकी चारों सूबाई हाई कोर्ट्स में भी, बार में भी कुछ ना कुछ तो तहरुक नज़र आया, लेकिन उस अंदाज के अंदर एक तहरीक नज़र नहीं आई जो हमें जब इफ्तिखार चौधरी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन हुआ, या वैसे कभी कभी जब भी होता है जब एमरजेंसी लग जाए या PCO के तहत जजों को हलफ लेने की बात की जा रही हो, तो आप समझते हैं कि अभी वकला जो हैं कि कोई इसके अंदर कोई तहरीक पैदा करेंगे या स्टेटमेंट या काफ़ी या बयानात काफ़ी हैं? खालिद साहब, हमारे यहाँ भी हमेशा मीर जाफर, मीर सादिक तो रहे हैं ना, कब नहीं रहे। मीर जाफरों और मीर सादिकों की हमारे यहाँ भी भरमार है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी हमारे साथ खड़ी है, इस प्रिंसिपल स्टैंड के साथ खड़ी है कि ना सीनियरिटी प्रिंसिपल कंप्रोमाइज होगा, ना हम इन कठपुतलियों को ये मनमानी करने देंगे, और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे ये हमलावर हैं कि एक तहरीक चलेगी इंशाल्लाह, और सारी बार एसोसिएशन बार कौंसल जो है इनके खिलाफ खड़ी है, सिवाय चंद काली भेड़ों के या चंद मीर जाफर, मीर सादिक की। ये तहरीक कब शुरू हो सकती है? कुछ शुनूद आ रही थी कि शायद पीर मंगल को या कुछ इसी हफ्ते इंशाल्लाह तहरीक शुरू हो गई है, तहरीक शुरू हो गई है। अल्लाह के हुक्म से ये नहीं ठहर पाएंगे। आपको याद होगा माजी में भी इसी तरह के बड़े बड़े डिक्टेटर से वो आज इस दुनिया में भी नहीं रहे। उस वक्त भी कुछ काली भेड़ें उस वक्त भी PCO का ओत लेके चली गई थी हमें छोड़ के। आज भी उसी तरह के वही चेहरे सामने आकर के ये गंदा खेल खेल रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो भी बेनकाब होंगे और पाकिस्तान जो है वो सही मानों में इंसाफ के रास्ते पे गामजन होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये तहरीक के हवाले से भी सारी चीज़ें हैं कि आप इसमें जो पटिशन या इसको चैलेंज भी आपकी पार्टी या हाई कोर्ट बार या आपकी वकला जो फोरम जॉइंट एक्शन कुछ कमेटी बनाकर इस तरमीम को चैलेंज भी करेंगे या सिर्फ अवामी तहरीक चलाएंगे? देखें, हर वो लीगल और जो सड़कों पे आने वाला तरीकाकार है, जो लॉफुल तरीका है हमारा, वो हर एक अडॉप्ट करेंगे।
बिल्कुल इसको चैलेंज किया जा सकता है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और वो सेटिसाइड होगी इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया शोएब शाहीन साहब हमारे साथ बातचीत करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी थे, और वो कुछ पॉलिटिकल हवाले से भी और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से भी बातचीत करते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे।